हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के, जिसका हमने पिछले वीडियो में देखा था। मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य हमने परिचय देखा था, भौतिक प्रदेश का परिचय हमने देखा था। अब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश में हमने अब तक देखा था कि इसके दो भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क, जो कि प्योर मरुस्थल है, जिसमें पूरा मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र है, और दूसरा एक हमने देखा था जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो भाग था, जो कि अर्ध शुष्क था। वहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, आदि काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेतीला शुष्क मरुस्थल था, वहां पर प्योर मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर वापस इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? बालू का स्तूप युक्त मुक्त, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं हम कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है। फिर उसके बाद हम अर्धशुष्क राजस्थान देखेंगे। अर्धशुष्क राजस्थान को ही बांगर भी कहा जाता है। और अर्धशुष्क मरुस्थल या अर्धशुष्क राजस्थान के वापस चार भाग है। कौन कौन से? गग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और घोड़वाड़ क्षेत्र। घोड़वाड़ यानी कि लूणी बेसिन का जो आसपास का क्षेत्र है, वो ये चारों पढ़ने के बाद यहाँ पर मरुस्थल टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे भौतिक प्रदेश में दूसरे जो भाग है राजस्थान में पाए जाते हैं, अरावली है, पठार है, मैदान है, वो सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि राजस्थान में जो रेतीला और शुष्क मैदान है, उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में तो कई सारे बालू का स्तूप जो होंगे, उसके आकृति के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप देखेंगे। जैसे कि बरखान किस शेप का होता है, कैसे बनता है, कहाँ का प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद अनुप्रस्थ कैसा होता है, अनुदैर्घ्य कैसा होता है, पैराबोलिक क्या होता है, तारानुमा जो बालू का स्तूप होता है उसकी आकृति कैसी होती है, ये सब देखेंगे। और बालू का स्तूप मुक्त क्या होता है? मुक्त यानी कि राजस्थान में जो मुख्य मरुस्थल है, रेतीला शुष्क मैदानी क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है। तो मरुस्थल में ऐसा क्षेत्र जहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है, वो क्षेत्र कौन सा होगा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त से यहाँ पर तात्पर्य है बालू का स्तूप ना होकर वहां पर क्या पाए जाते हैं? पथरीली चट्टानें पाई जाती है। और ऐसा क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र। इसी को जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र भी कहा जा सकता है, और इसी को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहा जाता है। ये यहाँ पर हम इसको डायग्राम में, मानचित्र में भी देख सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र केवल इतना सा है, जैसलमेर और बाड़मेर में कुछ चट्टानी क्षेत्र आ रहा है, बाकी का जो पूरा है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होगा। बालू का स्तूप युक्त। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में कौन कौन से होते हैं? बरखान सबसे पहला। बरखान कैसा होता है? ये अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, यानी कि ये जल्द से जल्द जो मरुस्थल है उसको विस्तार करता जाता है, उसको आगे बढ़ाता हुआ जाता है। तो इसलिए सर्वाधिक गतिशील होता है और अर्ध चंद्राकार होता है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बरखान कहा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? तो ये गांव है चूरू का भालेरी गांव। भालेरी गांव के जो बरखान है वो प्रसिद्ध है राजस्थान में। और सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बरखान। और इनसे सर्वाधिक हानि होती है क्योंकि ये मरुस्थल का विस्तार करते जा रहे हैं। अगर मरुस्थल का विस्तार निरंतर होता गया और पूरे राजस्थान में मरुस्थल हो गया, तो कहाँ पर फसलें वगैरह कहाँ पर होगी? जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड है पूरी इकोनॉमी, हमारी राजस्थान की अधिकतर इकोनॉमी, वो कैसे डेवलप होगी? इस तरह से अगर सब जगह बालू का स्तूप बनते गए तो इसलिए ये हानिकारक होते हैं। कौन से? बरखान। फिर है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि पवनों की दिशा के समानांतर बहते हैं, यानी कि पवन इस दिशा में बह रही है तो बालू का स्तूप भी इसी दिशा में बनते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। और दूसरे हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण दिशा में बनते हैं। अगर पवन इस दिशा में बह रही है तो बालू का स्तूप इस दिशा में बनते हुए जाएंगे, इस दिशा में ऐसे ऐसे बनते हुए जाएंगे बालू का स्तूप। तो समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप तो अनुप्रस्थ, और समानांतर दिशा में बनने वाले जो स्तूप होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। और वहीं अनुप्रस्थ हमें याद रखना है कहाँ के? बाड़मेर के। बरखान प्रसिद्ध कहाँ के हैं? भालेरी गांव चूरू के। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। यहाँ पर अनुदैर्घ्य कहाँ पर? अनुदैर्घ्य जैसलमेर में और अनुप्रस्थ बाड़मेर में। ये समकोण और ये अनुदैर्घ्य समानांतर। और अर्धचंद्राकार कौन से? तो बरखान। फिर है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे होते हैं? महिलाओं की जो पिन होती है, हेयर पिन, उस आकृति के जो बालू के स्तूप होते हैं उन्हें कहा जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू के स्तूप जो होते हैं वो कौन से? बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कोई भी पेड़ है या छोटी सी झाड़ी, पेड़ तो बड़ा पेड़ होगा नहीं मरुस्थल में, लेकिन कोई छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है, इन पर धीरे धीरे बालू जमा होती जाती है, रेतीली मृदा जमा होती जाती है, और एक समय आता है कि ये इसको पूरा इसे कवर कर लेती है। तो इनके सहारे जो
बालू का स्तूप निर्मित होते हैं किसके सहारे? झाड़ियों के सहारे जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं या किसी की अवरोध के सहारे कोई बालू का स्तूप निर्मित होता है उसे क्या कहा जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसका आकार कैसा होता है? महिलाओं की हेयर पिन के समान होता है और संपूर्ण मरुस्थल में इसी प्रकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर है तारा बालू का स्तूप। तारा नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी आकृति कैसी होगी? तारानुमा होगी, जो कि स्टार होता है। स्टार शेप के जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तारा बालू का स्तूप। और ये इनका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है? मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, इन सब में। ठीक है, सभी प्रकार के अब तक हमने जितने भी बालू का स्तूप देखे हैं, बरखान, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, तारानुमा बालू का स्तूप, ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर, कौन से जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जोधपुर जिले में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बरखान बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं या सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? तो भालेरी गांव चूरू का, लेकिन शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चूरू शेखावटी क्षेत्र में ही आता है, तो पर्टिकुलर अगर गांव आए तो भालेरी गांव याद रखना है, बाकी क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र याद रखना है। किस आकृति के होते हैं? तो ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। बरखान, बरखान के आगे हम लिख देते हैं इसकी आकृति अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और इसके आगे लिख देते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र है शेखावटी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुदैर्य। अनुदैर्य, अनुदैर्य बालू का स्तूप, ये समानांतर, पवन के समानांतर निर्मित होते हैं। ठीक है, और कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर, जैसलमेर। फिर उसके बाद देखते हैं हम अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ समकोण पर, समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर। और कहाँ के? बाड़मेर, बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध है। या सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था पैराबोलिक। पैराबोलिक जो है वो किसी झाड़ी के सहारे बनता है, ठीक है, या किसी अवरोध के सहारे बनता है। और पैराबोलिक की आकृति कैसी होती है? महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं की हेयर पिन के समान। और कहाँ का प्रसिद्ध होगा ये? तो ये संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में ये पाया जाता है। कौन सा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। और एक और इसके नीचे ही आप ऐड कर दीजिएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, तारा बालू का स्तूप। इसकी आकृति तारानुमा स्टार शेप का होता है, ये ऐसा। और सर्वाधिक कहाँ का? ये पोखरण, मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़ और सूरतगढ़, सूरतगढ़ में। ठीक है, और ये जो सभी बालू का स्तूप सभी कहाँ के, कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी जोधपुर में। सभी बालू का स्तूप सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? अलग अलग शेप के, जोधपुर में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ हमने देखा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो यहाँ पर तीन, एक मुख्य रूप से हमें यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है, तीन यहाँ पर शॉर्ट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है। इहरे, हमें ऐसे याद रखना है, इहरे। अब इहरे एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। बालू का स्तूप मुक्त में जो आकृति पाई जाती है उसको याद रखने की। ई से है इर्ग, ह से है हम्माद और रे से है रेग। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। अब कई बार पूछा जाता है कि हम्माद क्या है? हम्माद रेतीला मरुस्थल में जो पाई जाने वाला बालू का स्तूप है, या रेतीला क्षेत्र है, या फिर चट्टानी भाग है, या फिर चट्टानी रेतीला दोनों मिक्स है। तो यहाँ पर हमें इहरे याद रखना है। इहरे से, ई से है रेतीला क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र। ह हम्माद से है, ह से है हम्माद, और हम्माद का मतलब है पथरीला मरुस्थल। यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, या जहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? हम्माद। रेग, रेग यानी रेतीला प्लस पथरीला, रेतीला प्लस पथरीला दोनों मिक्स, मिश्रित क्षेत्र। कौन सा? रेतीला प्लस पथरीला मिश्रित क्षेत्र कौन क्या कहलाएगा? रेग। तो इस तरह से याद रखना है। यहाँ पर इर्ग वनस्पति रहित क्षेत्र, रेतीला मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार, यहाँ पर सम क्षेत्र जहां पर एक भी वनस्पति नहीं है, बिल्कुल वनस्पति जीरो वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, कौन सा? समगाम। और कहाँ पर है? जैसलमेर में। धोरों के लिए प्रसिद्ध है, वही बालू के स्तूप आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है इर्ग, इसे कहा जाता है इर्ग। किसे कहा जाता है? रेतीले मरुस्थल को। फिर उसके बाद में हमने बात की थी हम्माद। तो हम्माद क्या था? पथरीला मरुस्थल, जहां पर चट्टानी भाग पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, वो कौन सा होगा? हम्माद कहेंगे उसको। ठीक है, और जहां पर पथरीला क्षेत्र भी होगा और रेतीला क्षेत्र भी होगा, दोनों मिक्स होगा, उसे क्या कहा जाएगा? रेग। यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रित मरुस्थल, जहां पर पथरीला और रेतीला दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि धरियन किसे कहा जाता है? धरियन क्या होता है? भ्रमणशील बालू का स्तूप। जैसे कि बालू का स्तूप एक आज यहाँ पर है, तो कल पवन इस दिशा में बहेगी तो ये बालू का स्तूप यहाँ चला जाएगा, फिर और पवन आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह से जो भ्रमणशील बालू के स्तूप होते हैं उन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। और इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। फिर एक पॉइंट आता है कि कारवा या घासी,
ये क्या होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि कारवा या घासी क्या होता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पथरीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, भ्रमणशील बालू का स्तूप है या फिर क्या है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कारवा जो होता है वो क्या होता है कि दो बालू और इन दो बालू के बीच में जो मार्ग होता है, जो जहाँ पर ऊंट अपनी सवारी वगैरह लेकर चलते हैं, वो कौन सा क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कारवा या फिर घासी। दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंट गुजरने का मार्ग जो विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, कारवा या फिर घासी। आपने कई सारी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर वगैरह की वीडियो में देखा होगा, या फिर आप अगर कभी घूमने भी गए हो जैसलमेर तो आपको पता होगा कि जैसलमेर में पूरे ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, सब तरफ रेत ही रेत होती है, बालू के स्तूप बने होते हैं और वहां पर बीच में ऊंट की सवारी वगैरह होती है। तो वो जो क्षेत्र होता है जहां पर ऊंट चल सकता है, वहां पर उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कारवा या फिर घासी। अब यहां तक हमने पढ़ा था राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भी शुष्क क्षेत्र, और शुष्क क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो प्योर राजस्थान का रेतीला मरुस्थल, ठीक है, रेतीला मरुस्थल में भी कौन सा, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा हमने देखा था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र में ज्यादा कुछ खास चीज नहीं थी, खाली उसमें एक हम्माद याद रखना है जिसको हम पथरीला मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि वहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है। और वो क्षेत्र कौन सी जिलों में आता है, तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में जो चट्टानी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, हम्माद, और हम्माद मतलब पथरीला मरुस्थल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने धरियन देखा था, धरियन को जैसलमेर या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में धरियन किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें धरियन कहा जाता है। कारवा क्या होता है, तो कारवा ऊंट जब दो बालू का स्तूप के बीच में चलने का जो उसका रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है, कारवा या फिर घासी। तो इस तरह से हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर मरुस्थल के दो भाग देखे थे, एक तो शुष्कतम मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्कतम। अब अर्ध शुष्कतम क्योंकि इसमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, यानी कि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। दूसरा यहाँ पर आईजीएनपी गंग नहर जैसी बड़ी बड़ी दो नहरें हैं, तो उनसे सिंचित क्षेत्र है, तो उससे भी काफी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर फसलें काफी अच्छी होती है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि घग्गर नदी का जो बेसिन है वो पूरा एरिया दो जिले कवर करता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वर्तमान में फसल उत्पादन में नंबर 1 पर आते हैं, तो इसलिए इतना डेवलप एरिया है वो कृषि के क्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होगा ये, यहाँ की यानी कि पूर्ण रूप से ये शुष्क नहीं होगा। अर्ध शुष्कतम क्षेत्र में जलवायु ऐसी पाई जाएगी जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल में होगी, इस तरह से। और लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच। तो इसको वापस 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश। तो घग्गर बेसिन कहाँ पर है, हम मैप में देखते हैं, ऊपर की तरफ ये है घग्गर बेसिन का एरिया, यहाँ पर गंगानगर और ये हनुमानगढ़, दो जिले कवर कर रहा है। फिर यहाँ पर है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में हमें पता है 3 जिले आएंगे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, शेखावटी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उसके बाद में आगे हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर है नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स। नागौर उच्च भूमि जो है वहां पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि नागौर उच्च भूमि को उच्च भूमि में कैसे क्यों कहा जाता है, यहाँ की क्या विशेषता है, ये सब। लूणी बेसिन, चौथा भाग कौन सा है, लूणी बेसिन, और उसी को क्या कहा जाता है, गोंडवाना प्रदेश। लूणी बेसिन निकलती है कहाँ से, अजमेर नाग पहाड़ी से। फिर यहाँ से निकलते हुए ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर आदि जो राजस्थान के जिले उनमें प्रवाहित होती हुई आगे कच्छ के रण में अपना जल डालती है। लेकिन इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवा क्षेत्र जो होगा इसके आसपास का, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, गोंडवाना प्रदेश। और ये गोंडवाना प्रदेश किसका भाग है, तो अर्ध शुष्कतम मरुस्थल का भाग है। 4 भाग हमने देख लिए मैप में कहाँ कहाँ पर है। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि घग्गर बेसिन नाम आते ही हमें क्लिक होना चाहिए कि मैप में सबसे ऊपर के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर शेखावटी बेसिन, उसके नीचे नागौर उच्च भूमि, और फिर लूणी बेसिन, यानी कि लूणी बेसिन को क्या कहा जाता है, गोंडवाना प्रदेश। अब घग्गर बेसिन का विस्तार हमने अभी देखा है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है। इसका प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है कि योद्धे। कई बार क्वेश्चन आया है कि योद्धे कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र योद्धे के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वो योद्धे नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसी नदी को क्या कहा जाता है, नाली, नट, पाट, सोतर और लेटी हुई और रथ नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान में अंतः प्रवाह वाली नदी हो गई, यानी कि भूमि के अंदर लुप्त हो चुकी है ये नदी। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटी हुई, सोतर, रथ, नाली, नट, पाट, ये सब क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, घग्गर नदी। और ये नदी कहाँ से अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है, आगे सूरतगढ़ तक अपना जल प्रवाहित करती है, गंगानगर तक, फिर आगे
अगर इसका जल अधिक होता है और बाढ़ की अवस्था में जब ये नदी होती है तो आगे पाकिस्तान तक ये नदी प्रवाहित हो जाती है और यहाँ पर इसे हकरा नदी कहा जाता है, हकरा नदी। और कहाँ तक अपना जल लेकर जाती है? बाढ़ की अवस्था में। बाकी ये नदी सूरतगढ़ गंगानगर में ही लुप्त हो जाती है बाकी, लेकिन अगर बाढ़ की अवस्था में ये नदी और अपना जल उफान पर है इसका, तो ये हकरा नदी के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान में। और कहाँ तक? फोर्ट अब्बास तक अपना जल लेकर जाती है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है फोर्ट अब्बास, और फोर्ट अब्बास में इसे क्या कहा जाता है? हकरा नदी। तो इसी नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, इस नदी के आसपास का जो बहाव क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। वहां पर मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर ऊपर से आईजीएनपी गंग नहर भी आती है, 2 नहरें भी आती है, तो वहां से सिंचाई और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गेहूं, चावल इत्यादि की सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। आगे हम जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसीलिए इससे राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। किस जिले को? श्री गंगानगर जिले को। और श्री गंगानगर में भी रामनगर जिले को, रामनगर नामक स्थान को कहा जाता है अन्न का भंडार। राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है जहां पर सर्वाधिक अन्न उगता होगा, अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता होगा? कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। क्यों होता है उससे भी हमें पता चल गया। ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र वाला बेसिन है, दूसरा यहाँ पर आईजीएनपी जो गंग नहर, ये 2 बड़ी बड़ी नहरें हैं, तीसरा यहाँ पर ये पंजाब बॉर्डर लगता है। तो पंजाब से जो हाइब्रिड बीज वगैरह होते हैं, जो टेक्निक्स होती है कृषि करने की, वो सारी टेक्निक्स यहाँ से जुड़े हुए होते हैं ये लोग पंजाब से। तो पंजाब से ये सारी टेक्निक्स को बोरो करते हैं, इन टेक्निक्स को समझते हैं, अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आगे सेकंड हम देखते हैं शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन में हमें पता है 3 जिले आएंगे। शेखावटी क्षेत्र जब भी कहीं पर भी नाम आए, चाहे बोली हो शेखावटी, शेखावटी नृत्य हो, शेखावटी बेसिन हो, कुछ भी हो, तो हमें 3 जिले दिमाग में आने चाहिए। कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है। यहाँ पर शेखावटी की 5 जागीरें हैं जहाँ पर जिनका नाम मलसीसर, मांडवा, उड़लोद, बिसाऊ और नवलगढ़ बीड़, ये 5 जागीरें आएगी किसमें? शेखावटी बेसिन में। यहाँ पर घास के मैदान, पशु चारागाह, जोहड़ और नाड़ा। जोहड़ और नाड़ा क्या होता है? यहाँ पर जो झीलें होती है, अस्थायी झीलें वर्षा के पानी से निर्मित, उन्हें कहा जाता है जोहड़ या फिर नाड़ा। कट। यहाँ पर जोहड़ और नाड़ा क्या होता है? तो जोहड़ क्या किसे कहा जाता है? कच्चे कुओं को कहा जाता है। कच्चे कुओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़। कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। शेखावटी में जल संरक्षण का स्रोत है जोहड़, और इसे ही क्या कहा जाता है? कच्चे कुएं। ठीक है। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर के हैं। जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। और ये कहाँ के हैं? अलवर के हैं। ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र में हमने पढ़ लिया क्या होता है यहाँ पर। एक तो मेन हमें ये जोहड़ याद रखना है, और दूसरा यहाँ पर घास के मैदान जहाँ पर पशु चारागाह इत्यादि करवाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का नाम शेखावटी क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर आमेर के शासक राव शेखा, आमेर के शासक का नाम क्या था? शेखा। और शेखा ने यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र बसाया, इसलिए उनके नाम पर क्या नाम पड़ गया? शेखावटी नाम पड़ गया। ठीक है। तो आमेर के शासक शेखा ने यहाँ इस क्षेत्र की स्थापना। नेक्स्ट है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? ये अजमेर से लेकर नागौर तक की जो क्षेत्र है, नागौर से अजमेर तक का जो यहाँ पर एक ऐसी पट्टी नुमा क्षेत्र पाया जाता है जिसे कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी भी कहा जाता है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड का सर्वाधिक जमाव है। ये जो पूरा बेल्ट है नागौर से अजमेर के बीच में, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो पानी होता है उसमें नमक अत्यधिक होता है, इसलिए वहां पर जो लोग होते हैं वहां पर उन लोगों की कुबड़ निकल आती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर नागौर से बीकानेर के मध्य जो पट्टी है वहां पर जिप्सम का जमाव अत्यधिक पाया जाता है। मकराना का जो मार्बल होता है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो मकराना कहाँ पर है? नागौर में। और मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मंगलोर नागौर जो है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल नागौर जो है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ये नागौर के 3 मुख्य स्थान है जो हमें याद रखना है कि मकराना नागौर पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मंगलोर कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। और जायल किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये आगे हम देखेंगे कि सपाद लक्ष्य और अजमेर व नागौर का जो क्षेत्र है, या सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर के आसपास का क्षेत्र, थोड़ा बहुत अजमेर का, और मुख्य रूप से नागौर का जो क्षेत्र है वो किसमें आएगा? नागौर उच्च भूमि में आएगा। ठीक है।
राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हार्ट किस साइड में होता है? इस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड में राजस्थान का भी अगर हम देखें तो ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान का लेफ्ट कौन सा है? यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल हार्ट की जगह पर ही क्या है? अजमेर जिला है। तो इसीलिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर जिले को। और औजारों का शहर, जहाँ पर सर्वाधिक औजार निर्मित होते हैं, वो वाला शहर भी कौन सा है? नागौर है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश मैंने अभी बताया था कि लूणी नदी और लूणी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, या लूणी नदी का बहाव क्षेत्र के आसपास का जो भी क्षेत्र है, वो सब किस में आएगा? गोडवाड़ क्षेत्र में आएगा, या लूणी बेसिन कहेंगे। लूणी बेसिन को ही गोडवाड़ क्षेत्र भी कहा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से जिले में विस्तार है इसका? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर। वर्तमान नाम क्या है? लूणी बेसिन। पहले किस नाम से जाना जाता था? गोडवाड़ प्रदेश। रोही मैदान क्या होता है? रोही मैदान मतलब होता है कि ये जो लूणी नदी और अरावली है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और यहाँ से अजमेर से निकलती है लूणी नदी, ये लूणी नदी वाला पूरा बेसिन है। तो इसके बीच का जो मैदानी भाग है उसे क्या कहा जाता है? रोही। ठीक है। फिर आगे है 56 पहाड़ियां। अब 56 पहाड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बालोतरा और सिवाना के मध्य। बाड़मेर में बालोतरा से सिवाना के मध्य की जो पहाड़ियां हैं वो 56 पहाड़ियां। यहीं पर क्वेश्चन आता है 56 नदी नाले, ये 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य, और माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। और ये 56 पहाड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है या पर्वत कहाँ के हैं? तो बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहाँ पर? बालोतरा, सिवाना के मध्य। नाकोड़ा पर्वत सबको पता है, मेवानगर, और मेवानगर कहाँ? बाड़मेर में। फिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मेवानगर, मेवो के लिए प्रसिद्ध है। फिर है पीपलूद गांव, बाड़मेर। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का लघु माउंटेन या लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कौन सा क्षेत्र? पीपलूद गांव, बाड़मेर। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मारवाड़ का लघु माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहाँ पर है? तो पीपलूद गांव, बाड़मेर, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। फिर हम देखते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राव मल्लीनाथ जी एक लोक देवता है राजस्थान के। यहाँ पर इनके नाम से पशु मेला लगता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे कारण ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वो कहाँ के हैं या कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो वो उनका संबंध किस जिले से है? तो बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी कहाँ? तिलवाड़ा से। जशवंतपुरा की पहाड़ियां। अब जशवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो माउंट आबू का पश्चिमी क्षेत्र, माउंट आबू का पश्चिमी क्षेत्र जो कि कहाँ तक विस्तृत है? जालोर तक। तो माउंट आबू के पश्चिमी क्षेत्र से जालोर तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर की सर्वोच्च चोटी डेरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर, और पश्चिमी राजस्थान की ये सर्वाधिक या सर्वोच्च चोटी है। हम सबको अरावली की तो पता है। गुरु मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी मरुस्थल की सर्वोच्च चोटी जालोर में है, जिसका नाम है डेरा पर्वत, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध हमें पता है जालोर सिटी को ग्रेनाइट सिटी, सर्वाधिक ग्रेनाइट का खनन किया जाता है यहाँ पर। सांचौर बेसिन कहाँ पर है? जालोर में, और इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का बहाव क्षेत्र है। पंजाब का मतलब ही क्या होता है? 5 नदियों का आव। 5 नदियों का आव यानी कि 5 नदियों के बीच बना हुआ क्षेत्र कौन सा? पंजाब। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर, जालोर को। नीला शहर, ब्लू सिटी, सबको पता है, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। पिंक सिटी जयपुर को। लेक सिटी उदयपुर को। इस तरह से ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की केवल नुकसान ही नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी है। यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों से भूमि एकदम से जल्दी से गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना रहती है। अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पर हम राजस्थान को देखेंगे तो यहाँ पर अरावली है, और अरावली के यहाँ तक ही वर्षा होती है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सूखा रह जाता है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर वृष्टि छाया होने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कैसे होता है? कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर हम देखेंगे गर्मी में दिन के टाइम तो एकदम से भूमि गर्म हो जाती है, रेत एकदम से गर्म हो जाती है, तुरंत वो ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर देखा जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में
सर्वाधिक जैव विविधता वाला हमारा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो कि हमारे भारत में, हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की कुछ वनस्पतियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव ऐसे पाई जाते हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होंगे उस तरह के जीव। सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक आबादी वाला हमने देखा था 40% जनसंख्या राजस्थान की कहाँ निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। अवसादी चट्टानों की अधिकता होती है यहाँ पर, जहाँ पर भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हम्माद, पथरीला मरुस्थल। और जैसलमेर का प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है मांड क्षेत्र। कौन सा है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मांड क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था? तो जैसलमेर जिला। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीवाणा क्या होता है? पीवणा किसे कहा जाता है? पीवणा एक सांप की नस्ल है जो कि पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में ही पाई जाती है। ये एक जहरीला सांप होता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। खड़ीन क्या होती है? खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित कुएं थे। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित कुएं जो कि जैसलमेर में निर्मित करवाए थे, खड़ीन कहा जाता है। पलाया झील क्या होती है? पलाया, ये प्याला नहीं है, पलाया झील क्या होती है? अस्थायी झीलें होती है। वर्षा के पानी से निर्मित जो झीलें होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, उन्हें क्या कहा जाता है? पलाया झील। फिर है वर्षा से निर्मित झीलें सर्वाधिक कहाँ पर निर्मित होती है? जैसलमेर में। और लघु मरुस्थल को कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में ये क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ बीकानेर से लेकर कच्छ के रण तक इसके बीच में जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? लघु मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इससे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कौन सा मरुस्थल आ जाएगा? हमारा मुख्य मरुस्थल। लघु मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक है? हमें इतना याद रखना है। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर से कच्छ का जो भाग है वो पूरा क्या कहलाएगा? लघु मरुस्थल कहलाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। रन और टाट स्थायी झीलें हैं ये, और सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? नागौर। सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है। बस यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद में ये देखना है हमें कि पनिहारा रण कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर पनिहारा रण दिया जाएगा। 4 ऑप्शन और भी दूसरे होंगे। पनिहारा रण और सामने कर दिया जाएगा बाड़मेर। तो बाड़मेर में नहीं, पनिहारा रण कहाँ का है? चूरू का है। बाप रण जोधपुर। बाप कहाँ पर? जोधपुर। इस तरह से और भी कई सारे रण है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर रण क्या होता है? तो अस्थायी झीलें होती है। और सर्वाधिक कहाँ पर? नागौर का। पनिहारा रण चूरू, बाप रण जोधपुर का। इस तरह से हमें याद रखना है इसे। तो ये था हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और आई होप आपको ये मरुस्थलीय क्षेत्र समझ में आया होगा। आप अगर सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड, इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, क्यूरी हो आपकी, वो आप पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं इन चैनल, हमारे जो चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। तब तक के लिए आप साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए।